नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिरसा खुर्द में हुई मारपीट के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिले के एसपी को सौंपा ज्ञापन। वैश्विक महामारी के संकट में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे टीकाकरण को भाजपाइयों ने बताया भेदभाव का आरोप। मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड का न्यायालय ने सुनाया फैसला। आरोपी विकास एवं अजीत को आजीवन कारावास की सजा। तो वहीं मृतक के परिजनों ने न्यायालय के फैसले पर जताया दुख। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के भिलाई में करीब 6 साल पहले हुए हाई प्रोफाइल अभिषेक मिश्रा हत्याकांड में आरोपी विकास व अजीत को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वही हत्याकांड में शामिल किमसी जैन को बरी कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने ऑनलाइन पूरी की है। इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रमुख आईपी मिश्रा ने दुर्ग जिला व सत्र न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में जाने की बात कही है। पीड़ित पिता के मुताबिक मुख्य आरोपी ने ही षड्यंत्र को अंजाम दिया है। किमसी को सजा नहीं देने से वे बेहद दुखी हैं और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने की बातें कही है। किमसी इस केस का मेन आर्किटेक्ट है, कंस्पायरेटर, चीफ कंस्पायरेटर है। उसने षड्यंत्र को रचा है और उसको एकदम बरी कर देना हमारी आत्मा को झकझोर दिया है और हम बेहद दुखी हैं। इसलिए जो न्याय मिला है ये अधूरा है और वो भी 5.5 साल के अंतराल में। तो हम चाहेंगे कि सरकार इसका केस को हाई कोर्ट में फाइल करे। हम भी करेंगे और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि इस केस को हाई कोर्ट में फाइल करे। बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले में दुर्ग न्यायालय ने फैसला सुनाया है। हत्या के मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। वहीं एक आरोपी किमसी जैन को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बहुचर्चित अभिषेक हत्याकांड मामले में 6 साल बाद आया फैसला। सोमवार को दुर्ग न्यायालय ने बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा की हत्या के आरोपियों को सजा सुनाई। शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के इकलौते पुत्र अभिषेक मिश्रा की 10 नवंबर 2015 को हत्या कर दी गई थी। दुर्ग न्यायालय ने मामले में आरोपी बनाए गए विकास जैन और अजीत सिंह को जीवन की अंतिम सांस तक का कारावास की सजा सुनाई है। वहीं किमसी जैन को अदालत पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने के कारण बाइज्जत बरी कर दिया है। जिला सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने ये फैसला वर्चुअल सुनाया है। दुर्ग न्यायालय ने पुलिस केस डायरी और न्यायालय में पेश साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकरण को परिस्थिति जन्य मानते हुए विकास जैन तथा अजीत सिंह के विरुद्ध प्रकरण सही पाते हुए दोषी करार दिया और सजा दी। गौरतलब है कि पुलिस ने केस डायरी में कोर्ट को बताया कि 10 नवंबर 2015 को अभिषेक गायब हुआ था और 45 दिनों बाद उसका शव अजीत सिंह के निवास के बगीचे से बरामद किया गया। आरोपियों ने शव को दफनाकर मिट्टी के ऊपर सब्जियां उगा दी थी। पुलिस ने मृतक के शव का डीएनए टेस्ट कराया था। हालांकि शव के पास कड़ा अंगूठी और लॉकेट को देखकर सड़ गल चुके शव की पहचान अभिषेक के रूप में परिजनों ने की थी। इस संबंध में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें माननीय न्यायालय ने 5 सालों के विचारण के पश्चात 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को जीवन की अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 5,000 रुपये फाइन, अन्य 2 धाराओं में भी अर्थदंड और सजाओं से उनको दंडित किया है तथा किमसी जैन को उसके खिलाफ परिस्थितियों जन साक्ष्य न मिलने की वजह से दोष मुक्त किया गया है। कब से मामला चल रहा है? किस तरह का मामला था? मामला 2016 से चल रहा था। 2015 में हत्या हुई थी
और विवेचना के पश्चात 2016 से सत्र न्यायालय के समक्ष ये मामला लंबित है। अब जो मामला है उसको लेकर के क्या आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास? मैं इस प्रकरण में निशांत त्रिपाठी की ओर से था, अभियोजन की सहायता के लिए था। किमसी जैन की दोष मुक्ति के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमने मांग की थी कि अन्य 2 अभियुक्तों को जिस तरीके से उन्होंने अपराध कारित किया है, एक जीवित व्यक्ति के मुंह में कपड़े ठूंस के बबल सीट से रैप करके उसको गड्ढे में नियोजित तरीके से दफनाया है और 45 दिनों तक आराम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी व्यतीत की, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले में आता है और इनको मृत्युदंड से दंडित किया जाए। हमने ये न्यायालय से दरख्वास्त की थी और माननीय न्यायालय ने जीवन के अंतिम सांस तक के लिए उनको आजीवन कारावास से दंडित किया है। तो हम अभी विस्तृत निर्णय देखेंगे, उसके बाद किमसी के लिए तो जरूर अपील करेंगे। बहरहाल देर सवेर ही सही आरोपियों को आखिर सजा हो ही गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 155वें सप्ताह में रिसाली रुआ बांधा क्षेत्र में व्यापक रूप से साफ सफाई कार्य किया गया। टीम द्वारा गली मोहल्ले में फैली गंदगी को एकत्र कर निर्धारित स्थल में फेंक कर पौधारोपण अनेक स्थानों पर किया गया। स्वच्छता अभियान टीम का स्वच्छता अभियान निरंतर जारी है। कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन को फॉलो कर टीम द्वारा अभियान के 155वें सप्ताह में रिसाली और रुआ बांधा में वृहद रूप से साफ सफाई कार्य किया गया। गली मोहल्ले में फैली गंदगी और कचरे को एकत्र कर उसे निर्धारित स्थल पर फेंका गया। जंगली कटीली झाड़ियों गाजर घास की साफ सफाई की गई। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन की पहल को समझते हुए पौधे लगाकर उसके पेड़ बनते तक रक्षा करने का संकल्प लिया गया। साथ ही पौधों को सुरक्षित रखने घेरा बनाया गया। स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। पौधारोपण में अनेक लोगों द्वारा अपनी सहभागिता दी गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से रिसाली नगर निगम के एल्डरमैन प्रेमचंद साहू, रवि साहू, बाबुल दास, पुष्पलता और रिया कुलदीप आदि उपस्थित थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है स्वच्छता ही सेवा है। इन्हीं भावनाओं को लेके कोरोना महामारी को देखते हुए हम सब अपने घर के आसपास को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि आज 154 सप्ताह हम सब स्वच्छता अभियान के तहत पेड़ जो जगे हुए हैं उसको सिंचित कर रहे हैं, उसको घेरा कर रहे हैं ताकि सुंदर दिखे, स्वच्छ दिखे। उसके तत्पश्चात जैसा कि आप सबको पता है गर्मी बढ़ती हुई है, गर्मी को में जीव जंतु को पानी के लिए बहुत समस्या होती है। तत्पश्चात छोटा हम लोग बॉक्स बना के जीव जंतुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ई मंच द्वारा आयोजित किए गए अनूठे आयोजन का समापन सोमवार को हुआ, जिसमें कोरोना महामारी के कारण जो लोग अब अपनों के बीच नहीं हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ई मंच ऑनलाइन गरुड़ पुराण का पाठ कराया था। ई मंच द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में कथावाचक पंडित दुर्गेश शर्मा द्वारा ऑनलाइन गरुड़ पुराण का वाचन किया गया था। ये कार्यक्रम का 3 मई से प्रतिदिन शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रसारण ई मंच के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर किया गया था। सोमवार को ई मंच द्वारा आयोजित ऑनलाइन गरुड़ पुराण कथा वाचन का समापन हुआ। इस वैश्विक महामारी में हमारे आपके प्रियजनों ने अपनी कीमती जानें गंवाई है। महामारी का कहर ऐसा कि चाहे किसी भी धर्म जाति का मृतक हो, उनके अंतिम संस्कार में भी काफी बाधाएं आते देखा गया है। ऐसी कई प्रक्रियाएं अधूरी सी रह गई है। गौरतलब है कि राज्य की राजधानी रायपुर में मानवता का भाव लिए ई मंच द्वारा अनूठा आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के कारण जो लोग हमें छोड़कर मृत्यु लोक चले गए हैं, उन सब की आत्मा की शांति हेतु ई मंच द्वारा ऑनलाइन गरुड़ पुराण का पाठ किया गया। कथावाचक पंडित दुर्गेश शर्मा के श्रीमुख से वाचन किया गया। 3 मई से आयोजित इस पाठ का समापन 10 मई को हुआ। हम आपको बता दें कि इस वाचन का सीधा प्रसारण फेसबुक पेज व यूट्यूब पर किया गया। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमः
परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निमाशाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं निशिंगमहं भजे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। इस ऑनलाइन गरुड़ पुराण के वाचन का प्रसारण जिले सहित देश व प्रदेश में भी किया गया। देश भर के लोगों ने ऑनलाइन व यूट्यूब पर इसे देखा भी। ई मंच द्वारा आयोजित गरुड़ पुराण वाचन को लेकर लोगों ने काफी इसको सराहा, साथ ही मंच का आभार भी जताया। अपनों का साथ भी नहीं मिल पा रहा है, सभी की भावनाएं मन के अंदर ही रह गई हैं, आना जाना सब बंद है। कई परिवारों के प्रियजन उनसे बिछड़ गए। ऐसे में ई मंच जो हमेशा एक नई पहल करता है, समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक नई ऊर्जा देने के लिए, उन्हें आत्मिक शांति देने के लिए काम करता है। उन्होंने श्री गरुड़ पुराण का एक कार्यक्रम 3 मई से शुरू किया है। 10 मई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। निश्चित ही यह कार्यक्रम जो दर्द हम सबके अंदर है उसे कुछ राहत देगा। जो रीति रिवाज हम नहीं निभा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उन्हें ऑनलाइन माध्यम से निभाने का एक अवसर हमको देगा। इसके लिए मैं ई मंच की पूरी टीम को, उनके प्रमुख आदरणीय MM उपाध्याय साहब को, ग्रांड ACN न्यूज की टीम को, और भी बहुत संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उन सभी संस्थाओं को मैं एक साधुवाद के साथ सलाम देता हूं कि आपने इस कठिन समय में एक अद्भुत सोच के साथ, एक बहुत ही नेक विचार के साथ ये कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का लाभ प्रदेश की जनता को होगा, सभी को पुण्य की प्राप्ति होगी इसे सुनकर के। ऐसी शुभकामनाएं देकर मैं पुनः पूरी टीम को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से अपनी शुभकामनाएं और आभार प्रेषित करता हूं। नमस्कार, मैं दीपान्विता बोस, नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस कमीशन महिला सेल छत्तीसगढ़ की प्रेसिडेंट हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 मई से 10 मई तक कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन मृत आत्माओं की शांति के लिए ई मंच द्वारा ऑनलाइन श्री गरुड़ पुराण कथा का आयोजन किया गया था और हनुमान चालीसा के साथ इस कार्यक्रम को विराम दिया गया। ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय था, जिसको सभी ने काफी पसंद किया और इससे जुड़े उन सभी संस्थाओं का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो मिलकर के ई मंच के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करने का निश्चय किया। ग्रैंड ACN न्यूज ब्यूरो चीफ शाहीन खान का भी मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने न्यूज के माध्यम से इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से प्रसारित किया और लोगों को प्रोत्साहित किया कि इस कार्यक्रम में वो भाग लें, इस कथा को सुने। शाहीन खान और ACN न्यूज चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और ई मंच के डायरेक्टर मिस्टर MM उपाध्याय और उनकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके का कार्यक्रम, इस तरीके का आयोजन से हम सभी को अनुग्रहित करते रहें। धन्यवाद। कोविड-19 का प्रकोप पूरे विश्व में है और कोविड-19 के प्रकोप में बहुत सारे परिवार अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। इससे जंग लड़ते लड़ते
उनकी आत्मा की शांति के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गरुड़ पुराण किया जाता है ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, शांति मिले। मैं ई मंच के तमाम साथियों को बधाई देना चाहता हूं, जो पंडित दुर्गेश शर्मा जी के माध्यम से जो वाचक हैं गरुड़ पुराण के, उनके माध्यम से पूरी रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म को अपनाते हुए इस गरुड़ पुराण को 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में इसका आयोजन करने जा रहे हैं। मैं पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में, इस ऐसे समय में आप सबकी आत्मा की शांति के लिए आपने इस आयोजन को करने का ठाना है। मैं आपके पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार साथियों, मैं अमिताभ दुबे ई मंच फाउंडेशन की पूरी टीम को उनके इस ऐतिहासिक और बहुत ही सराहनीय कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं इस कोरोना काल में जब हम एक दूसरे के घर आ जा नहीं पा रहे हैं, जब हम सब एक दुख में अवसाद में डूबे हुए हैं, हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में लोग इस दुखद घटना को झेल नहीं पा रहे हैं, हमारे अपने हमको छोड़ के जा रहे हैं और ये लगातार हो रहा है। दोस्तों, अब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक प्रक्रिया होती थी कि जब कोई हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाएं तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हमें गरुड़ पुराण करवाया करते थे। उससे उस मृतात्मा की शांति के लिए भी कार्य होता था और जो लोग परिजन होते थे उन्हें भी एक संबल मिलता था, धर्म की बातें करते थे, लोग मिलते जुलते थे और भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता था और प्रभु उन्हें संबल प्रदान करते थे। ये परंपरा इस कोरोना काल में नहीं हो रही है, न कहीं तेरही हो रहा है, न कहीं काठी हो पा रहा है, न इलाहाबाद जाने की प्रक्रिया हो पा रही है, न कोई भी ऐसा अंतिम संस्कार वाले जो क्रियाकर्म होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे समय में ई मंच फाउंडेशन की टीम ने एक बहुत शानदार पहल की, गरुड़ पुराण। निश्चित रूप से आज इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। यही एकमात्र माध्यम है कि हम इस डिजिटल सिस्टम से इस गरुड़ पुराण को, इस धार्मिक चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उस मृतात्मा को शांति मिले और उसके परिजन को संबल मिले। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गरुड़ पुराण के माध्यम से उन समस्त मृतात्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें और इस पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मेरे लिए भी और पूरी ग्रीन आर्मी टीम के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम इस टीम का हिस्सा हैं और हम सब भी इसे लोगों तक पहुंचाएं, ये हम सब इसके लिए शामिल होते हैं। धन्यवाद। सर्वधर्म का भाव लिए ई मंच ने इस कोरोना काल में जो गरुड़ पुराण का वाचन कराया है और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रयास किया है, ये बेहद प्रशंसनीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की वैक्सीन जिले के शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के बाद दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित दोनों टीकाकरण केंद्रों में 18 से 44 वर्ष के नागरिकों की गहमागहमी देखी गई। दरअसल अलग अलग कैटेगरी में वैक्सीन कोटा निर्धारित किया गया है, जिससे टीके की डोज लेने के पहले इसके रिकॉर्ड को तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट, मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, आमादेर आपण दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग में लॉकडाउन की वजह से सभी दुकानें बंद है, जिस वजह से सड़क पर तैनात यातायात कर्मचारी और एम्बुलेंस चालकों के लिए समाज सेवी हरजिंदर सिंह ने मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और बिस्किट पैकेट का वितरण किया।
ताकि उन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान थोड़ी राहत मिल सके। दुर्ग भिलाई अंतर्गत समाज सेवियों की कोई कमी नहीं है। सभी अपने अपने स्तर में कोई ना कोई सेवा जरूर दे रहे हैं। कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई पानी पहुंचा रहा है, तो कोई किसी न किसी के घर तक दवा पहुंचा रहा है। आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही एक शख्स से, जिनका नाम है हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह जो कि एक समाज सेवी है। कोरोना महामारी के कारण बीते साल हुए पहले लॉकडाउन से ही हरजिंदर सिंह एम्बुलेंस चालक और यातायात विभाग को पानी, बिस्किट, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण करते आ रहे हैं। और इस साल भी जब दुर्ग जिले में 1 माह से कड़ा लॉकडाउन जारी है और रास्ते में सभी ठेले खुमचे बंद हो चुके हैं, तो हरजिंदर सिंह सड़क में तैनात यातायात विभाग के कर्मचारी और एम्बुलेंस चालक के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और बिस्किट पैकेट वितरण करने निकल पड़े हैं। हरजिंदर सिंह का मानना है कि भूख और प्यास तो सबको लगती है। उनकी कोशिश है कि कम से कम वह पानी पिलाकर जनता की सेवा में तैनात लोगों को राहत पहुंचा सके। क्या है, मैं देख रहा हूँ कि सर हम लोग लॉकडाउन में हम लोग बहुत तो घर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस है, एम्बुलेंस है और जो पुलिस वाले हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं सर। उनको ना पानी मिल रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें सब बंद है, ना पानी मिले ना कुछ खाने के लिए। तो मेरी एक सेवा हो रही है कि मैं डेली सुबह शाम जो उनके लिए बिस्किट पैकेट और पानी की सेवा कर रहा था। अभी तक मेरे द्वारा इस लॉकडाउन में 60 पेटी पानी हो चुका है और 3 पेटी बिस्किट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे देख रहा था मैं कि उनको सैनिटाइज़र और मास्क की बहुत उनको ज़रूरत थी। तो मेरे द्वारा आज भी एकदम से, मेरे द्वारा भी नहीं सर, मैं भी बहुत लोगों से मेरे को मदद मिली। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, इनको हर चौक में जो भी है ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले और एम्बुलेंस चालक, उनके लिए पानी बोतल, बिस्किट, मास्क और सैनिटाइज़र ये सभी को दे रहा हूँ। बहरहाल मानव सेवा ही माधव सेवा का उदाहरण इन दिनों हरजिंदर सिंह बखूबी पेश करते नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर पालिका निगम भिलाई ने 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीनेशन लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित वार्डों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए लोगों को 2 से 3 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर जो कि दुर्ग में कहर बनकर टूटी है। हाल इतना बेहाल रहा कि लोग मरीज को लेकर अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, पर बेड कहीं नहीं मिला। जिला प्रशासन ने अस्पताल में जितनी बेड की संख्या बढ़ाई, उससे अधिक मरीज निकल के सामने आने लगे, जिस वजह से दुर्ग में कड़ा लॉकडाउन करना पड़ा, जो कि काफी कारगर भी साबित हुआ। बहरहाल बढ़ते महामारी को देखते हुए राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की बात की गई, लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? वैक्सीनेशन को लेकर भिलाई नगर पालिका निगम स्थित सेक्टर 7 के शासकीय उच्चतर पूर्व माध्यमिक शाला में APL कार्ड धारियों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहां 2 दिन में लगभग 160 लोगों का ही वैक्सीनेशन हो पाया है और यहां रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की कतारें काफी लंबी है। वहीं रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीनेशन के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया जा रहा है। बावजूद इसके वैक्सीनेशन की कमी के कारण लोगों को इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं हो रही वैक्सीन की कमी को लेकर सेक्टर 7 के लक्ष्मीपति राजू ने कहा कि पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। अभी करीब रजिस्ट्रेशन प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं, करीब 300 रजिस्ट्रेशन और हो गए हैं। इसके अलावा लगातार कल से और आज दोनों दिन लगातार चल रहे हैं और आगे भी वैक्सीन आज आया है, आगे भी जारी रहेगा। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की काफ़ी कमी देखी गई है। बिल्कुल कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं, लगातार मंगवा रहे हैं। आपने देखा होगा, आप खुद प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी ने सभी वैक्सीनों के लिए पैसे जमा कर दिए और बिल्कुल सब वैक्सीन लगातार आ रहे हैं और कार्य जारी है। वैक्सीन लगने का काम चल रहा है। ऐसे इस गति से चलते रहे तो फिर कितने दिनों में क्या लगता है? गति और फास्ट पकड़ेगा और हम जो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी लोगों को लगे। युवाओं को हमने 45 प्लस वाले को लगभग बहुत सारे लोग को लगा दिया और आगे भी लगा और फास्ट, इससे भी फास्ट करेंगे। ऐसी बात सुनाई में आ रही कि आप निगम से बार बार वैक्सीन की ज़्यादा मांग कर रहे हैं, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पा रही है। नहीं, वैक्सीन जितना अवेलेबल है, जितनी क्षमता आ रही, लगातार सबको लग रहा है, बराबर लगते जा रहा है। जब भी मेरे को समस्या आ रही, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी से मैं संपर्क कर रहा हूँ और बिल्कुल आप देख रहे हैं, जब भी उनसे मैं संपर्क कर रहा हूँ तत्काल
उस कार्य का समाधान हो रहा है। विधायक जी कार्य का समाधान करके दे रहे हैं मेरे को। बहरहाल दुर्ग में कोरोना की दूसरी लहर ने जो मौत का तांडव किया है, उसके बाद सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वह वैक्सीन सेंटर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन सेंटर में वैक्सीन की कमी होने से वैक्सीनेशन उस गति में नहीं हो पा रहा है जिससे कि तय सीमा अंतर्गत लोगों का जल्द वैक्सीनेशन किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब शहर की सामाजिक संस्थाओं ने भी मदद का हाथ बढ़ाते हुए उन बस्तियों की तरफ रुख किया है जहां के बच्चे एवं अन्य लोग फेंके हुए फेस मास्क को धोकर इस्तेमाल कर रहे हैं। बस्तियों में लोग और बच्चे सड़क पर गिरे हुए मास्क उठाकर पहन रहे हैं। यह बात कहीं से अनुभूति श्री फाउंडेशन की अध्यक्ष डिम्पल कौर को पता चली और कोविड पॉजिटिव से ठीक होने के 1 माह उपरांत उन्होंने फिर से मास्क, सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड बांटने की हिम्मत जुटा ली। बीते वर्ष से अनुभूति श्री फाउंडेशन ने लगभग 40,000 से ज्यादा स्वनिर्मित फेस मास्क का निःशुल्क वितरण किया है। इसी कड़ी को बढ़ाते हुए लगभग 250 फेस मास्क का वितरण एक बार फिर किया गया। ये वितरण सेक्टर 10 उड़िया बस्ती एवं यातायात पुलिस के कंट्रोल रूम नेहरू नगर में किया गया। साथ ही गरीब बस्ती में फेस मास्क के साथ साथ महिलाओं व बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया गया। फेस मास्क के वितरण से पहले बस्ती में लोगों और बच्चों को इस बात के लिए जागरूक भी किया गया कि कोरोना काल में मास्क लगाना कितना जरूरी है एवं किसी का उपयोग किया गया नीचे गिरा हुआ मास्क आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि अनुभूति श्री संस्था निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण करते आ रही है और साथ ही साथ पिछले वर्ष से कोरोना काल के लिए निःशुल्क स्वनिर्मित फेस मास्क का भी वितरण करते आ रही है। इसके अंतर्गत हमने अभी तक 40,000 फेस मास्क निःशुल्क वितरित किए हैं। इस साल भी कोविड पॉजिटिव होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद फिर से इस मुहिम पे हम लग गए हैं, क्योंकि हमें कहीं से खबर मिली कि बस्तियों के लोग दूसरों के उपयोग की हुई मास्क को अपने उपयोग में ला रहे हैं, जो कि काफी गंभीर है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हम बस्ती बस्ती जाकर उनको इस विषय पे जागरूक भी कर रहे हैं और निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन एवं फेस मास्क का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने अभी 4 दिन पहले सेक्टर 10 उड़िया बस्ती में लगभग 250 फेस मास्क वितरित किए हैं और सैनिटरी नैपकिन भी। और आज इसी कड़ी में न्यू कुर्सीपार ट्रांसपोर्ट नगर में हमने लगभग 200 फेस मास्क एवं 800 नग सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया है। साथ ही उनको इस विषय पे जागरूकता दी है कि किस तरह से आपको कोरोना काल में सावधानी बरतते हुए स्वस्थ रहना है और सजग रहना। अनुभूति श्री फाउंडेशन का अब ये प्रयास रहेगा कि लगातार ऐसी बस्तियों में जाकर कोरोना से बचने के लिए जागरूकता लाई जाए एवं निःशुल्क फेस मास्क एवं सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाए। इस कार्यक्रम में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फाउंडेशन की अन्य सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था एवं फाउंडेशन की अध्यक्षा डिम्पल कौर एवं जसराज सिंह ने जनहित के इस पुनीत कार्य को स्वयं ही अंजाम दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला भिलाई की इकाई ने इस दूसरे चरण के कोरोना काल में भी मदद का हाथ बढ़ाया है। इस बार ये मदद उन पुलिस जवानों के लिए है जो अपनी जान जोखिम में डालकर व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में मुस्तैदी से डटे हुए रहते हैं। व्यापारियों की संस्था छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जिला भिलाई द्वारा बीते वर्ष कोरोना काल के दौरान गरीबों एवं जरूरतमंदों की भरपूर मदद की गई थी। एक बार फिर जब दूसरे चरण में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है तो ऐसे में फिर से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स जिला भिलाई की इकाई ने अपने मदद के हाथ बढ़ाते हुए कोरोना योद्धाओं के जीवन रक्षा के उद्देश्य से पुलिस के जवानों एवं पत्रकार बिरादरी को सुरक्षा के किट मुहैया कराए। इस किट में मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड सहित अन्य सामान भी शामिल किए गए हैं। भिलाई के सेक्टर 6 सिटी कोतवाली परिसर में जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर एवं अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स की भिलाई इकाई द्वारा इन सामानों का वितरण किया गया। जिला भिलाई इकाई द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने दिल से की। साथ ही छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश महामंत्री अजय भसीन एवं सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ के अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्रा ने यह साफ किया कि कोरोना योद्धाओं की जिंदगी बेशकीमती है, क्योंकि यह अपनी जान दांव पर लगाकर पूरे शहर, जिले और प्रदेश को सुरक्षित रखने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं।
जैसा कि आप जानते हैं, इस महामारी की लड़ाई में बहुत ज़रूरी है सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए मास्क ज़रूरी है, और समय समय पर हाथ धोने के लिए साबुन या सैनिटाइजर का ज़रूरी है। इस संबंध में आज पुलिस विभाग को और पत्रकार भाइयों को चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सुरक्षा के रूप में कुछ सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए गए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि मास्क हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे लिए क्या चेंबर ऑफ कॉमर्स और लोगों को भी इसका दे जिसको सब उपयोग कर सकें और इस लड़ाई में सभी लड़के आगे निकल सकें। और सबसे अपील रहेगी कि मास्क लगाएं, अच्छे से लगाएं, पुलिस के डर से नहीं। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का चाहे मार्केट खुल रहा भी है, जो जितना खुला है उसमें हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर मार्केट खुला है, आपकी सुविधा के लिए खुला है, तो सोशल डिस्टेंस बनाएं। तो कोई एक सामान ले रहा है, थोड़ा तो पीछे खड़े हो जाएं। पीछे खड़े हो जाएंगे तो अपने आप सोशल डिस्टेंस बन जाएंगे। साथ ही सैनिटाइजर रखते हैं, दुकानदार भी रखते हैं, समय समय पर कोई सामान होने के बाद उस सैनिटाइजर उपयोग करते हैं। साथ ही वैक्सीनेशन की बारी आए, सभी जन को वैक्सीनेशन होना ही है, अपनी बारी में आए तो वैक्सीनेशन जरूर है। हम लोग सदा से मानते आए हैं, अगर जिस प्रकार से डॉक्टर और नर्सेस फ्रंटलाइन के रूप में पेशेंट्स की सहायता कर रही हैं और सहयोग कर रही हैं, इसमें हम ये मानते हैं कि पुलिस प्रशासन और पत्रकार जो साथी हैं हमारे, उनकी भी अहम भूमिका रही है। आप देखिए, कहीं से किसी चीज़ का कवरेज करना हो तो वो बिना अपने जान के परवाह किए हुए लास्ट अंतिम छोर तक जाते हैं और उस चीज़ों को कवर करते हैं। तो ये हमारा भी मानना है कि व्यापारी समाज के लोग होते हुए हम उस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमारे साथी किसी चीज़ को लेके बहुत अंदर तक जा रहे हैं तो उन्हें जो सेफ्टी मेजर जो चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ों का बड़ा सहयोग तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ों को हम मानते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा जो संजीवनी का काम कर रही है, वो अगर हम एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हैं और शेयर करते हैं तो चेंबर ऑफ कॉमर्स उसके लिए हमेशा से साथ में खड़ा है। देखिए, अभी लगातार हम लोग साल भर से देखते आ रहे हैं कि फील्ड पे जब लोग अपने घरों पे लॉकडाउन के दौरान लगातार असुरक्षा के भाव से, कोविड के डर से लोग अपने घरों में जब लॉकडाउन रहे हैं, उस बीच में पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधु लगातार फील्ड पे रहकर समाज की विषय को प्रमुखता से ऊपर लाना, उसे पब्लिक के बीच में ले जाना, प्रशासन की नज़रों में लाना, ताकि प्रशासन उसका उचित समाधान कर सके, उसके लिए प्रयास करे, उसके लिए एक रास्ता बनाए और समाधान करके उस समस्या को निदान करें। लगातार ये प्रयास हम लोगों को देखने आ रहा था। और इस बार का जो लॉकडाउन था, इस बार का जो कोविड की लहर थी, बहुत ही व्यापक तौर पे जानलेवा थी। काफ़ी हमारे शहर को नुकसान देके गई है, काफ़ी जाने गई हैं इसमें। उस दौरान भी प्रशासन और पत्रकार बंधुओं का जो रोल था समाज के प्रति और जिस तरीके से उन्होंने क्रियान्वयन किया है, वो बहुत ही शानदार साधुपात्र है। और निश्चित तौर पे उस प्रयास के कारण आज हम काफ़ी अच्छी स्थिति में जिले में वापस खड़े हो पाए हैं। उसी प्रक्रिया में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जिला पुलिस के साथ तत्वाधान में ये सोचा है कि जो लोग फील्ड पे लगातार, और क्योंकि कोविड की महामारी सभी के साथ एक तकलीफ लेके आई है, तो इसमें हम उनके साथ क्या सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार साल भर से हमारा सहयोग कर रहे हैं, समाज का सहयोग कर रहे हैं, तो उनमें एक अंश मात्र का सहयोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स करने का एक सकारात्मक प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की यह जिला भिलाई की टीम हर विपदा और आपदा में आगे आकर आम जनमानस एवं जरूरतमंदों की मदद करती आई है। इस बार भी इन विषम परिस्थितियों में आगे आकर कोरोना योद्धाओं के जीवन सुरक्षा की दिशा में किया जा रहा यह कार्य बेहद सराहनीय है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान में हुआ। पहले दिन ही अनेकों लोगों द्वारा अपने चौपहिया वाहन में बैठकर वैक्सीन लगवाई गई। वैक्सीनेशन की समय सीमा शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक निर्धारित की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत दूसरे चरण में वार्ड क्रमांक 26 हाउसिंग बोर्ड के क्रिकेट मैदान में वरिष्ठ जनों के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। वैक्सीनेशन को लेकर अनेक लोग अपने चौपहिया वाहनों में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। टीकाकरण स्थल में रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक एक कर लोगों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के बाद निगम अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों को गुलाब का फूल देकर स्वागत किया गया। सभी हितग्राहियों को उनके वाहनों में ही टीके लगाए गए। साथ ही आधे घंटे तक स्थल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। हाउसिंग बोर्ड के इस क्रिकेट मैदान में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का आना लगातार समय समाप्त होने तक जारी रहा। वैक्सीनेशन को लेकर नगर निगम के उपायुक्त अशोक द्विवेदी और PRO PC सारवा ने जानकारी दी।
हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बुजुर्गों के लिए है एक्चुअली, जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं और जो किसी कारणवश जो सामान्य अपने वैक्सीन केंद्र बने हुए हैं, जो सेकंड डोज लगने हैं उनको या फर्स्ट डोज लगना है, वहाँ वो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें ये एक सुविधा, जैसे कि अभी हाल में ही नगर निगम भिलाई ने पहली बार सूर्या माल में इसको किया था स्टार्ट और वहाँ काफ़ी रिस्पांस भी मिला। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि अलग अलग जोन में या अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पे बुज़ुर्ग होंगे और वो अपनी गाड़ियों में उनके पास अगर सुविधा होगी तो वो उसमें आके 60+, 45+, 50+, वो यहाँ आके उनको उसका वैक्सीन लगवा लें और थोड़ा सा वेट करें। इसी पर्पज़ से हमने कब तक चलेगा सर ये अब 3-4 दिन तो चलेगा ही। देखिए, वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीनेशन इन ड्राइव के माध्यम से उनके निजी वाहन में ही टीकाकरण के लिए एक अभिनव पहल की गई है और पूर्व में भी जो है नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा टीकाकरण केंद्र को लेकर काफ़ी व्यापक मात्रा में अलग अलग रूप से टीकाकरण केंद्र की स्थापना कर टीकाकरण लगवाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए सूर्या माल में उनके पार्किंग प्लेस में टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई थी। इसी सफलता जो इसकी प्राप्त हुई है और वरिष्ठ नागरिकों का जो जागरूकता जो आई है और जो टीकाकरण के लिए बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए भिलाई के हाउसिंग बोर्ड वार्ड क्रमांक 26 में भी इस प्रकार के जो टीकाकरण है उसकी स्थापना आज प्रारंभ की गई है। वरिष्ठ नागरिक यहाँ पे अपने निजी वाहन के माध्यम से आके कार में ही अपने निजी वाहन में ही बैठकर टीका लगवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। बड़ा सा ग्राउंड है, ओपन स्पेस है, ऑब्जर्वेशन हेतु पर्याप्त यहाँ पे स्थल हैं, वेरीफायर है, रजिस्ट्रेशन है, वैक्सीनेटर हैं। इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं टीकाकरण को लेकर के यहाँ पे की गई हैं और माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर यहाँ पे टीकाकरण अभियान जो है आज प्रारंभ किया गया है। गौरतलब है कि भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर हाउसिंग बोर्ड में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। जुनवानी स्थित सूर्या मॉल परिसर में लगे ड्राइव इन वैक्सीनेशन को लेकर लोगों द्वारा विधायक देवेंद्र यादव से हाउसिंग बोर्ड में इसकी शुरुआत करने की मांग की गई थी। तत्पश्चात सुविधाओं को देखते हुए यहां ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई, जिसका लाभ अब वरिष्ठ जनों द्वारा उठाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम हमारे यहाँ
टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियां उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियां ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 078829603336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जामुल थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रीज एरिया स्थित यूनिवर्सल स्टील फर्नीचर इंडस्ट्रीज में छिपाकर रखी गई बोलेरो पिकअप वाहन में लोड 102 पेटी महाराष्ट्र निर्मित लगभग 2,54,000 रुपए कीमत की शराब के साथ 4 आरोपियों को जामुल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ने में सफलता पाई है। जामुल थाना पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र स्थित संस्थान यूनिवर्सल स्टील फर्नीचर से बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र निर्मित अवैध शराब को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 102 पेटी शराब जब्ती की गई है, जिसे लॉकडाउन में खपाने महाराष्ट्र से भिलाई लाया गया था। मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 2 आरोपी कार्रवाई के दौरान मौके से भागने में कामयाब रहे, जिनकी पतासाजी की जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिला हमको दोपहर में कि यूनिवर्सल स्टील इंडस्ट्री में देशी मदिरा शराब जो महाराष्ट्र से लाकर बिक्री हेतु रखा गया है। इस सूचना पर तस्दीक हेतु हमारा स्टाफ के यूनिवर्सल स्टील पर जाके मैंने रेड किया तो उनके गोडाउन से और पिकअप बोलेरो वाहन में कुल दोनों में से 102 पेटी देसी शराब को जब्त किया गया है। तो कुल 882 बल्क लीटर है और कीमती 6,54,000 रुपये का है, जिसको जब्त करके और जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहला आरोपी है ये कृष्णा जंघेल है, दूसरा एस अनिल है, तीसरा मुकेश साहू है और चौथा योगेश साहू है। 2 आरोपी जो है वो पुलिस को देख के अनिल यादव और काके दीवाल कूद के फरार हो गए हैं और एक अन्य आरोपी अशोक राव वो भी पुलिस को चकमा देकर फरार है।
इन तीनों की पतासाजी लगातार की जा रही है और इनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कैंप 1 थाना छावनी के रहवासी हैं और वहीं ये निवास करते हैं और अवैध रूप से बार बार इनके खिलाफ सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध तस्करी शराब की कर रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी दर्ज है क्या? नहीं, हमारे थाने में अपराध तो दर्ज नहीं है, हो सकता है अन्य थानों में अपराध दर्ज है, उसकी भी पतासाजी की जाएगी। बहरहाल अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद लॉकडाउन में अवैध शराब का कारोबार जारी है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब लेकर महाराष्ट्र बॉर्डर से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करना तस्करों के बुलंद हौसले को दर्शाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। लॉकडाउन के दौरान नगर निगम क्षेत्र के पेंशनधारियों के खातों में निर्धारित तिथि तक राशि डाली जा रही है। साथ ही नगद भुगतान के हितग्राहियों के घरों तक निगम प्रशासन द्वारा राशि पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई है। नगर निगम क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खातों में लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय तक राशि डाली जा रही है। नगर निगम के महिला एवं बाल विकास के कर्मचारियों को इसके लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी पेंशन हितग्राही को पेंशन प्राप्त करने परेशान न होना पड़े। नगर निगम में सामाजिक सुरक्षा के तहत 18,004 हितग्राहियों का पेंशन प्रदान किया जाता है, जिसमें 17,898 को बैंकों के जरिए और शेष को नगद भुगतान दिया जाता है। इसकी जानकारी नगर निगम अधिकारी अजय शुक्ला ने दी। हमारे आयुक्त महोदय का निर्देश है, जिला प्रशासन के निर्देश है और साथ में उच्च अधिकारियों का भी निर्देश है कि नगर निगम भिलाई क्षेत्र में जितने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी हैं उन्हें समय पर उनका पेंशन उनके खाते में चला जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 18,004 हितग्राही टोटल हमारे नगर निगम भिलाई क्षेत्र में है, जिसमें 17,898 को तो हम बैंक के द्वारा पेमेंट करते हैं और 106 ऐसे लोग हैं जिनको नगद भुगतान किया जाता है। 106 ऐसे हैं लोग जैसे मान लीजिए कोई जो कुष्ठ आश्रम के लोग हैं जिनके हाथ की उंगलियों के कारण या कुछ अन्य प्रॉब्लम के कारण इनका खाता नहीं खुल सकता, उन्हें हम नगद पेमेंट करते हैं। और हमारा पूरा फोकस है, हम लोग आज जो है छुट्टी के दिन भी और लॉकडाउन के दौरान भी आकर के काम यही कर रहे हैं कि जितने भी हितग्राही हैं उनके खाते में उनका पैसा चला जाए। तो उनके हितग्राहियों के खाते में उनका पैसा चला गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम लोग यही मदद करना चाह रहे हैं कि कोई भी अगर हमारा पेंशन भोगी अगर वो तकलीफ़ में है, हमें जानकारी मिल रही है तो हम अपने संस्था की तरफ से उनको दोपहर का भोजन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और उद्देश्य यही है कि लॉकडाउन में हमसे जो भी मदद हो सके सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों का उनको हम लोग कर रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन के दौरान नगर निगम प्रशासन द्वारा पेंशन में निरंतरता बनाकर पेंशनधारियों को सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही जरूरतमंद पेंशनधारियों को भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। ग्राम सिरसा खुर्द वार्ड 6 के पंच व भाजयुमो कार्यकर्ता के साथ हुई मारपीट की घटना की शिकायत लेकर गांव के ही पूर्व सरपंच के खिलाफ निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिरसा खुर्द वार्ड 6 के पंच रविशंकर सारथी व भाजयुमो कार्यकर्ता वेद कुमार साहू के साथ पुरानी बातों को लेकर गांव के ही पूर्व सरपंच भुवनेश्वर यादव व उसके साथियों द्वारा बेवजह मारपीट किए जाने की शिकायत को लेकर सोमवार को वेद कुमार साहू व पंच रविशंकर सारथी द्वारा दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के नाम लिखित नामजद शिकायत दर्ज कराया, जिसमें घटना में वेद कुमार साहू के सर, पैर व आंखों पर काफी चोटें आई है। ज्ञापन देने पहुंचे वेद कुमार साहू ने बताया कि 15 से 20 लोगों द्वारा लाठी डंडे से लगातार वार कर हम दोनों को लहूलुहान कर दिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि घटनास्थल पर और भी ग्रामवासी मौजूद थे, वे सब बीच बचाव करते रहे। उससे पहले हम दोनों को जान से मार देने की धमकी देने के बाद भाग खड़े हुए। इस संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी के कार्यकर्ता हैं वेद साहू और ये पंच भी है ग्राम पंचायत सिरसा से सारथी जी। इन लोगों के साथ किसी विषय को लेकर वाद विवाद हुआ और सारथी जी के साथ बातचीत जो वीडियो चला रहे हैं उस वीडियो के आधार पर इनके साथ बातचीत हुआ था। चूँकि स्थिति ऐसा आया कि वेद साहू को जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सर पे चोट है, इधर पैर पे भी फ्रैक्चर है, आँख में भी लालीलापन है। तो हमने एसपी साहब से मांग किया है कि नियमानुसार जो है सख्त कार्रवाई किया जाए। अगर मैं किसी के साथ विवाद होता हूँ तो मुझे मारा जाए। अगर मैं भी किसी के साथ विवाद होता हूँ या बातचीत होता है और अगर सामने वाले पर्सन को जाकर 20-25 लोग या 15 लोग अगर मारते हैं, ये अच्छी बात नहीं है।
इसको निश्चित तौर से शासन और प्रशासन को और सरकार के चलते जो है ये रुतबा और रौब और रुतबा है। निश्चित तौर से अगर ऐसी स्थिति रहा तो आने वाले समय में इसका खामियाजा सामने वाले भुगतना पड़ेगा और हम पुरजोर तरीके से उसका सामना करेंगे और जवाब भी देंगे। हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि नियमानुसार इस पर कार्रवाई करें। कुछ दिन पहले जेरो स्टेशन में पूर्व सरपंच भुवनेश्वर यादव तो उसके वाइफ सभापति भी वर्तमान में, उनके द्वारा मेरे को और रविशंकर सारथी को, उसके भाई सनत यादव, चंदन साव, बिट्टल यादव, भतीजा बिट्टल यादव ने सब ने मिलकर मेरे को बहुत पीटा है। मेरा सर में बिट्टल यादव द्वारा सर में चूड़ा से वार किया गया है, मेरा आँख में किया गया है। सनत यादव द्वारा मेरा पैर को पीटा गया है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा चोट है, राजनीतिक दृष्टि से किया गया है और मुझे जान की बहुत खतरा है। मैं कलेक्टर महोदय से चाहता हूं कि मेरी जान की सुरक्षा भी करे। निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई की मांग कर दुर्ग एसपी को ज्ञापन सौंपा है। देखना है इनकी मांगों का असर कितना व कैसे होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टीकाकरण में किए जा रहे भेदभाव को खत्म कर छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त बनाने प्रदेश भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम 9 बिंदुओं का सुझाव पत्र दुर्ग कलेक्टर को सौंपा गया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संकट में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा टीकाकरण में किए जा रहे भेदभाव को खत्म कर छत्तीसगढ़ को कोरोना मुक्त बनाने प्रदेश भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिए गए 9 बिंदुओं के सुझाव को सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को 9 बिंदुओं के साथ सुझाव पत्र सौंपा, जिसमें जिला भाजपा दुर्ग के जिलाध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार तमेर के नेतृत्व में दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री उषा टावरी, व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक कांतिलाल बोथरा, जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला मंत्री एवं भाजयुमो जिलाध्यक्ष दिनेश देवांगन, IT सेल जिला संयोजक राजा महोबिया, गौरव शर्मा, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार डॉक्टर शिव कुमार तमेर के नेतृत्व में आज हम लोग वैक्सीनेशन जो अपने दुर्ग जिले के साथ साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार की अव्यवस्था के चलते आम जनमानस जो वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन केंद्रों में अपनी जान हथेली पर लेकर पहुंचता है, लेकिन वहां पे अव्यवस्थाओं का आलम और वैक्सीनेशन की कमी के चलते वे लोग को निराशा हाथ लगती है। इस विषय को लेकर 9 बिंदुओं को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के का दल आज माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपने आया था कि ताकि आम जनमानस को वैक्सीनेशन अच्छे से मिल सके और उन्हें लगाने में सुगमता हो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदेव साय जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में आज जिलाधीश के नाम ज्ञापन देना था और विषय ये था, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार तमेर जी के नेतृत्व में हम लोग आए थे। जो अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है उस वैक्सीनेशन के कार्य में जो भेदभाव हो रहा है, एक तरफ अंत्योदय और BPL परिवारों को टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सामान्य परिवार के लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं और उससे कोरोना फैलने का और ज़्यादा संभावना है। इसी प्रकार जो वैक्सीनेशन केंद्रों में जो संख्या है वो संख्या बढ़ाना चाहिए, लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सुझाव भी है और इसके अलावा विभिन्न विषय जो 7 बिंदु हैं, इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपा है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस कोरोना की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रही है, इसलिए हम लोग सुझाव भी दें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने शासन प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी था। सिरसा गेट स्थित भिलाई 3 के पास चौहान अर्थ एंड मूवर्स के संचालक द्वारा अपने ही घर में निर्माण कार्य के लिए पुराने भवन को तोड़-फोड़ कर अपने यहां ग्राम राखी निवासी ड्राइवर से स्लैब को तोड़वाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दौरान स्लैब गिरने से ड्राइवर चपेट में आकर घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों की शिकायत के बाद भिलाई 3 थाने में मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। दिनांक 24 अप्रैल को सिरसा चौक में चौहान मूवर्स स्थित है। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कार्य के दौरान राम सिंह नामक एक मजदूर है जिसकी छज्जे से गिरकर
इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें मर्ग जांच की गई। मर्ग जांच में समस्त बयानात लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, पीएम रिपोर्ट उसमें प्राप्त है। पीएम रिपोर्ट प्राप्त करके परसों के दिन में उसकी कायमी की गई धारा 304A आईपीसी के तहत। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।